2013 में केजरीवाल साहब ने भी कॉन्टेक्चुअल सिस्टम को एक मुद्दा बनाया था, लेकिन उस चुनाव के बाद उनके भी घोषणा पत्र में ये हिडन ही एजेंडा हो गया। जैसे कि हमारा हर साल कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता है, जैसे कि अब इसी साल का देखें तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट जून 2024 में ख़त्म हो गया था। ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि महीने 3 महीने की 4 महीने की ऐसे सैलरी रोक दी जाती है जब तक कि नया रिन्यूअल ना आ जाए। जिस तरह से हमने कोरोना के अंदर अपनी जान की बाजी लगाकर भी सेवा की थी लोगों की। कॉन्टेक्चुअल स्टाफ कॉन्टेक्चुअल है और तो और आउटसोर्सिंग हमें साइड करने के लिए आउटसोर्स भी निकाल दिया है। नमस्कार, न्यूज़ क्लिक आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब जान रहे हैं, दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव अपने चरम पर है। नामांकन की 17 तारीख आखिरी तारीख है। जितने भी प्रत्याशी हैं उनका नामांकन दाखिल हो जाना है। सभी पार्टियों ने अधिकतर अपने किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं वो भी जनता के अंदर स्पष्ट है। हालांकि ऑफिशियली कई पार्टियों के अभी तक मैनिफेस्टोज पब्लिक में नहीं आए हैं। इस चुनाव में न्यूज़ क्लिक जैसा कि हर चुनाव में आपके बीच में लेके आता है वो सवाल जो चुनावी शोर के बीच में गुम हो जाते हैं, जिस पर चर्चा नहीं होती, लेकिन वो लोग आम लोगों से जुड़े हुए बहुत अहम सवाल होते हैं। ऐसा ही एक ज़रूरी सवाल है दिल्ली विधानसभा के अंदर सरकारी विभाग में काम करने वाले ठेका कर्मचारी जो कई दशकों से दिल्ली विभाग के अंदर काम कर रहे हैं, जो कि एक तरह के स्थायी पद हैं, स्थायी पद पर काम कर रहे हैं। जबकि हमारे देश में कानून सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है स्थायी काम जहाँ पर हो वहाँ स्थायी भर्ती होनी चाहिए। लेकिन आज हम उस एक जिम्मेदार विभाग के कर्मचारियों से मिलने आए हैं, बात करने आए हैं, जिनके ऊपर लोगों की ज़िंदगियां निर्भर करते हैं। जी हाँ, हम हेल्थ सेक्टर में काम करने वाले कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ जो कि 1998 से लगातार ठेके पर काम कर रहे हैं, किसी भी तरह की उनको सुरक्षा नहीं है, किन हालातों में काम कर रहे हैं और उनके साथ उनके क्या क्या मांगे हैं और उनको चुनाव में लेके वो लोग किस तरीके से सोच रहे हैं और क्या उनको लग रहा है चुनाव में उनके लिए कोई बात भी कर रहा है नहीं कर रहा है, उनसे हम बात करेंगे। हम लोग ये देख रहे हैं कि अभी चुनावी दौर चल रहा है, लेकिन जो एक कैडर हेल्थ वर्कर 1998 से कॉन्ट्रेक्चुअल सिस्टम पे काम कर रहे हैं, उसको लेके उसके इश्यूज़ को लेके कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस मुद्दा को मुद्दा ही नहीं समझ रहा है। 2013 में केजरीवाल साहब ने भी कॉन्ट्रेक्चुअल सिस्टम को एक मुद्दा बनाया था, लेकिन उस चुनाव के बाद उनके भी घोषणा पत्र में ये हिडन ही एजेंडा हो गया। हम लोगों का जो इश्यूज़ है 1998 में से कॉन्ट्रेक्चुअल सिस्टम दिल्ली में शुरू हुआ था, नर्सिंग और पैरामेडिकल रखने शुरू किए गए और साथ ही 1996 से डॉक्टर्स भी रखने शुरू कर गए थे और ये 2012 तक कॉन्ट्रेक्चुअल सिस्टम चलता रहा। डॉक्टर्स को इन्होंने बड़े चालाकी से, चूँकि वो बड़े लोग थे, उनकी पहुंच बड़े लोगों तक थी, तो इन्होंने हेल्थ कैडर बना के उनको रेगुलर कर दिया। और जब हम लोगों का मामला न्यायालय में पहुंचा 2013 में, दिल्ली हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया कि इस एम्प्लॉयज़ जो कॉन्ट्रेक्चुअल नर्सिंग एंड पैरामेडिकल हैं, इनके लिए भी एक पॉलिसी बनाइए और अगर इनको रेगुलर करने में कोई बाधा आ रहा है तो उस रूल को अमेंड भी कीजिए। और कोर्ट ने उसमें रेफरेंस भी दिया कि डॉक्टर्स को भी आपने किया है तो आप, मतलब एक तरीके से ये इंडिकेशन था कि आप इस तरीके से ऐसा एक पॉलिसी लाइए कि डॉक्टर्स की तरह ये भी एब्जॉर्ब हो जाए। लेकिन जब पॉलिसी बना, वो पॉलिसी 2013 के बाद जब हम लोग कंटेम्प्ट में गए, 2020 में इन्होंने पॉलिसी बनाया और पॉलिसी सिर्फ ब्रेन वॉश किया, आई वॉश किया कि आप जाइए और DSSP में जो फ्रेशर लोग हैं उनके साथ आप क्वालिफाई कीजिए। कैसे मुमकिन है? 25 साल जो पढ़ाई से दूर हो जाएंगे और जो बच्चे अभी तुरंत 12वीं पास करके और डिप्लोमा करके डिग्री करके आ रहे हैं, उनके साथ वो कैसे क्वालिफाई कंप्लीट कर पाएंगे? इस संदर्भ में हम लोग सरकार से बहुत मिले और सरकार ने 2019 में कैबिनेट डिसीजन भी लिया, जिसमें उन्होंने कहा कि जैसे उमा देवी का गाइडलाइन है उसको ध्यान में रखते हुए इनको रेगुलर कीजिए। अब उमा देवी में ये था कि जिनके 10 साल हो गए हैं, बगैर किसी कोर्ट के इंटरवेंशन के आप उनको रेगुलर कर दें। जब हम लोगों ने इस पॉलिसी को जो सरकार ने लाया, जब उनको हमने कोर्ट में चैलेंज किया तो इन्होंने कोर्ट में रिप्लाई दिया सरकार ने कि चूँकि डॉक्टर्स के 10 साल कंप्लीट हो गए थे उमा देवी के जजमेंट आने पे, इसलिए उनको कर दिया, इनको छोड़ दिया। जबकि नरेंद्र तिवारी में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से उसको क्लैरिफाई किया है
कि नहीं, उसके बाद भी अगर 10 साल किसी ने कर लिया है तो आप रेगुलर करें। उस सब को नज़रअंदाज करते हुए इलेक्टेड गवर्नमेंट और एलजी ऑफिस इस फाइल को फुटबॉल बना के रख दिया। एम्प्लॉयज़ के इश्यूज़ वहीं के वहीं खड़े हैं। हर एक चीज़ के लिए नया इशू तैयार कर देंगे। मेरा नाम हरीश टमटा है। मैं यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस में एज ए टेक्निकल असिस्टेंट काम करता हूं और यूसीएमएस यूनिट के जो है वाइस प्रेसिडेंट हूं। DU SC/ST एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन का सेक्रेटरी हूं। मैं कॉन्ट्रेक्चुअल तो मैं नहीं हूं, मैं परमानेंट हूं, मगर मुझे इस अपने जो है एक पीड़ा है जो पूरी दिल्ली विश्वविद्यालय में जो है आउटसोर्सिंग का और कॉन्ट्रैक्ट के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जो पॉलिसी देख के मुझे उसका जो है बहुत पीड़ा होती है और सरकार इस पर जो है गंभीर नहीं है। मेरा नाम ब्रह्मजीत सिंह सागर है। मैं यहाँ पे जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट हूँ कॉन्ट्रैक्ट पर GTB हॉस्पिटल के अंदर। 2002 से मैं वर्क कर रहा हूँ इधर। 2013 में जब केजरीवाल जी आए थे और उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो हम लोगों को कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ को परमानेंट करेंगे और उन्होंने वो भी भूल गए। बीजेपी का भी एजेंडा था, कांग्रेस का भी एजेंडा था और आम आदमी पार्टी का भी एजेंडा था और इस बार तो बिल्कुल ये एजेंडा जो है साइडलाइन कर दिया गया हम लोगों को बिल्कुल। इसके पीछे क्या वजह है, क्या लोगों की सोच है, वो चाहते क्या है हम लोगों को, हमारी खुद की लाइफ, हमारी फैमिली की लाइफ सब स्पॉइल कर देना चाहते हैं। और यदि उनको ऐसा लगता है कि हम इलिटरेट हैं, अनपढ़ हैं या हमारे काम में कोई कमी है तो 2002 से हम रेगुलर काम कैसे कर रहे हैं दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में। सैलरी भी दे रहे हो आप हमें प्रमोशन, इंक्रीमेंट और हमारे टाइम बाउंड जो हमें बेनिफिशियल मिलने चाहिए वो क्यों नहीं दे रहे हो आप। हमें ठेके पे काम करते करते बहुत सारी परेशानियां आती रहती हैं लगातार अपने रोज़मर्रा के जीवन में भी। जैसे कि हमारा हर साल कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता है। जैसे कि अब इसी साल का देखें तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट जून 2024 में ख़त्म हो गया था। उसकी फ़ाइल चल रहा 2 महीने पहले फ़ाइल चलाई थी, लेकिन अधिकारियों ने और सरकारों ने इस चीज़ को चलाते चलाते इतना लेट कर दिया कि 4 महीने तक हमें बगैर सैलरी के हम अपने घर को चलाया, अपने बच्चों की फ़ीस भरी, अपनी घर की EMI, रेंट, बहुत लोगों को बहुत परेशानी, इतनी परेशानी जिसकी हम बयां भी नहीं कर सकते वो परेशानी। 4 महीने बाद अक्टूबर में जाके हमारा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया गया। मेरा नाम हिना राज मीणा है और मैं दिल्ली सरकार के अंदर एज ए पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर काम करती हूँ पिछले 14-15 साल से। और मेरा जो सिलेक्शन हुआ था प्रोसेस प्रॉपर रिक्रूटमेंट सेल के थ्रू हुआ था और तब से मैं अब तक कॉन्ट्रैक्ट पे ही हूँ। हर साल मेरा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल होता है, लेकिन कभी कभी रिन्यूअल में कई महीने लग जाते हैं जिसमें कि सैलरी हमारी बहुत देर से मिलती है या उतने महीनों की सैलरी रोक दी जाती है। ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि 3 महीने की, 4 महीने की ऐसे सैलरी रोक दी जाती है जब तक कि नया रिन्यूअल ना आ जाए। हाई कोर्ट के डिसीज़न के बावजूद भी हमें अभी तक रेगुलर नहीं किया गया है। सर कॉन्ट्रेक्चुअल का जो मुद्दा है उसको मुद्दा नहीं कहेंगे, हम बहुत ही गहन मुद्दा कहेंगे इसको। मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन में लेना चाहता हूँ तो पूरे दिल्ली के लेवल पे बात करता हूँ तो 2000 से ऊपर हमारे कॉन्ट्रैक्ट नर्सेज, 2000 से ऊपर हमारे पैरामेडिकल स्टाफ और अब जहाँ तक जो होता जा रहा है वो धीरे धीरे कॉन्ट्रेक्चुअल को भी ख़त्म करके एक नई कहानी आउटसोर्स पे ला रही है। उसको देखे जाते एक बहुत ही गहन मुद्दा है जिसको हमको सोचने के लिए मजबूर कर दिया कर्मचारी को। इस चुनाव के अंदर जो हेल्थ केयर पैरामेडिकल नर्सिंग स्टाफ है 2000 के अधिक है जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में काम कर रहा है। ये 1998 से काम कर रहे हैं और उस समय के आसपास दिल्ली सरकार के अंदर जो डॉक्टर भी होते थे वो भी ठेके पर काम कर रहे थे। लेकिन 2006 में सरकार ने डॉक्टरों को तो स्थायी कर दिया और उसके बाद लगातार डॉक्टर की स्थायी भर्ती हो रही है, लेकिन जो ये पैरामेडिकल स्टाफ थे और नर्सिंग स्टाफ थे आज भी ये लोग ठेके पर ही काम कर रहे हैं। अब ये सवाल उठता है ऐसा क्यों है। हालांकि ये कोर्ट में भी गए, कोर्ट में 2013 में दिल्ली हाई कोर्ट ने इनके पक्ष में ऑर्डर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ कहा जब आप डॉक्टरों की स्थायी भर्ती कर सकते हैं तो उसी आधार पर नीति बनाकर इनको भी स्थायी किया जाए। अगर कानूनी कोई बाधा है तो उसको भी अमेंड करके इनको पक्का किया जाए, लेकिन 2013 के बाद से आज तक ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद दिल्ली सरकार एक कैबिनेट नोट पास करती है, कैबिनेट में इनको स्थायी करने की मांग होती है और कहा जाता है जो स्थायी कर्मचारी इनको पक्का किया जाए। फिर यहाँ रोल आ जाता है दिल्ली के LG ऑफिस का, क्योंकि हम सब जानते हैं दिल्ली में सर्विसेज जो है वो LG हाउस के पास है। तो उन्होंने इसके बाद कहा जो हम 2006 तक का जिनके 10 साल पूरे हो चुके हैं सिर्फ उनको पक्का करेंगे, क्योंकि एक कोर्ट ऑर्डर था जिसमें 10 साल की नौकरी पूरा होने पर उनको पक्का करने का ऑर्डर आया था। उस आधार मानते हुए ये बात कही गई, हालांकि उसको भी लागू नहीं किया गया और उसके बाद फिर कहा गया 2019-20 के अंदर एक ऑर्डर निकाल के
जो इन लोगों को अगर पक्का होना है, इनको डीएसएसबी के एग्ज़ाम देने होंगे। डीएसएसबी के एग्ज़ाम दे, जैसे हम समझते हैं, अगर कोई कर्मचारी 20 साल से नौकरी कर रहा है, 20 साल पहले अगर उसने पढ़ाई करी है, उसके लिए अभी के बच्चों के साथ कम्पीट करना कितना मुश्किल होगा, जो कि वो नहीं कर पाएगा और ये संभव भी नहीं है। और ये एक तरीके का अमानवीय और अनैतिक काम होगा आज के बच्चों के साथ 20 साल से काम कर रहे लोगों को कम्पीट कराना। तो इनके काम के आधार पर इनको पक्का किया जाए। और कई बार अलग अलग समय पे न्यायालयों से इनके पक्ष में ऑर्डर आते रहे हैं। और इनसे हम बात कर रहे हैं इस चुनाव में लेके इनकी क्या उम्मीद है, ये क्या सोच रहे हैं। चुनाव में इनके बारे में कोई सोच रहा है, कोई पार्टी बात कर रही है, नहीं कर रही। जो कि जितना हम देख रहे हैं चुनावी शोर में इस बार सरकारी कर्मचारी जो ठेके पे काम कर रहा है उसकी कहीं बात नहीं हो रही है। चुनाव से इनको क्या उम्मीद है, इनसे बात करते हैं, समझते हैं। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। आज हमारे जो है पॉलिटिकल जो भी पार्टियां हैं, बड़ी नेशनल पार्टियां हैं, वो इस मुद्दे को जो है गंभीरता से नहीं लेते हैं। चाहे हमारा कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ की बात हो, चाहे ओपीएस और एनपीएस की बात हो। ये जो आज जो बोर्ड का जो लोगों का जो हो गया, जो हमारे सरकारी कर्मचारियों का जो निजीकरण में जो भर्तियाँ हो रही हैं, उस पर गंभीर कोई पार्टियाँ मुझे दिखती नज़र नहीं आ रही हैं। और हम जो है हमेशा इसको जो है अथॉरिटी के सामने और पॉलिटिकल जो लीडर हैं, नेशनल लीडर हैं, उनके सामने भी इस चीज़ को बार बार उठाते आ रहे हैं। देखिए, दिल्ली चुनाव में हम तो हमारा यही रहेगा पूरा जो है दिल्ली स्टेट के जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ हैं या हम जितने भी यूनियन लीडर्स हैं, हम उसी पार्टी को बेहतरी से आगे करेंगे जो हमारे बारे में, जो हमारे कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ के बारे में सोचेंगे और जो आउटसोर्सिंग का विरोध करेंगे। आज जो है एक तो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ हो गया, दूसरा जो है जैम के थ्रू, जैम में जो है हमारा एक ऐसा हो गया कि थर्ड पार्टी है ना, उसका जो मालिक कोई और है, वो जो उसको जो काम करते हैं उसको दूसरा आदमी ही उसको वो करेगा। बेनिफिट जो है सरमाएदार लोग और जो होंगे ठेकेदार लोग होंगे। तो ये बड़ी पीड़ा है। और प्रोफेशनल जो हमारे एम्प्लॉयज़ अगर उसमें कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आएंगे तो वो डिफरेंट विभागों में होंगे, आईसीयू में होंगे, मेडिकल लैब्स में होंगे, है ना, ओटीज़ में होंगे। दे आर नॉट रेस्पॉन्सिबल एनी कॉस्ट ऑफ ड्यूटी। मेरा नाम मीना यादव है और मैं जीटीबी में स्टाफ हूँ, लैब असिस्टेंट की पोस्ट पर। और मैं करीबन 12-13 सालों से मैं लैब कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ ही हूँ यहाँ पर। बट कॉन्ट्रेक्चुअल अब हमारे अंदर इतना डर बैठ गया है ना कॉन्ट्रैक्ट पे, बहुत ज़्यादा डर कि कब हमें निकाल दिया जाए, कब हम मतलब यहाँ से चले जाएंगे। फिर हमारी एज भी हो रही है, अब कब हमें ड्यूटीज़ कैसे मिलेगी, हम कहीं पे जॉब कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत गंभीर समस्या है ये हमारे लिए, एक डर है बहुत ज़्यादा। अभी आपको लग रहा है कोई पार्टी जो है जो चुनाव लड़ रही है, सरकारों ने तक कुछ हुआ नहीं आप लोगों के लिए, क्या लग रहा है इस चुनाव में कोई चर्चा होते दिख रहा है आपको? सवाल नहीं, जैसे कि पिछली बार इस बारे में चर्चाएं थी, बट इस बार तो कुछ भी मतलब सरकार इस पे कोई भी इम्प्लीमेंट नहीं है, कोई भी कमेंट नहीं है। कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ कॉन्ट्रेक्चुअल है और तो और आउटसोर्सिंग हमें साइड करने के लिए आउटसोर्स भी निकाल दिया है। जैसे आप लोग अभी महिला भी हैं, दिल्ली के अंदर हर पार्टी महिलाओं के लिए घोषणा कर रही है अलग अलग। एज ए एम्प्लॉय आपको क्या लग रहा है जो आपको क्या इस चुनाव में होना चाहिए, जिससे बात होनी चाहिए, जिससे बात नहीं हो रही है? यही है कि देखो, इनसिक्योर जॉब के लिए ये सबसे बड़ा मैटर है कि इनसिक्योरिटी है ना। और फैसिलिटीज़ तो बाद की बात है कि पहले हमें पक्का तो करे, है ना, फिर हम कहाँ जाएंगे जब अगर हमें ये डर ही हमें इतना सता रहा है कि निकाल देंगे। इस इलेक्शन में देखो, हम जैसे पहले देखते थे 2013 में केजरीवाल सर ने इस चीज़ मैटर को उठाया था और बहुत अच्छी तरह उठाया था। हमारे लाख के समथिंग ऊपर कर्मचारी हैं पूरी दिल्ली में कॉन्ट्रेक्चुअल आउटसोर्स किसी तरह अलग अलग डिपार्टमेंट में। हम हेल्थ के डिपार्टमेंट के 2000 समथिंग एम्प्लॉई हैं। और हमारे लिए तो सिस्टम ये भी था कि हमें जो केजरीवाल सरकार ये बोलते थे कि समान काम समान वेतन तो आपका कोर्ट से भी हो चुका है, ये तो मैं आपको दे दूंगा एक चुटकी बजाते हुए। तो वो चीज़ उन्होंने नहीं दी, हमें उसके लिए भी कोर्ट में ही लड़ना पड़ा, हमें मिल चुका है। लेकिन इतने कितने सारे कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय, लाखों एम्प्लॉय या हॉस्पिटल में भी आपके जितने भी आपके कर्मचारी हैं, चाहे गार्ड हुए कोई भी हुए, उनको कोई समान काम समान वेतन का कोई फ़ायदा सरकार ने नहीं दिया। ना इलेक्टेड गवर्नमेंट ने, ना एलजी गवर्नमेंट ने, किसी ने इनिशिएट भी नहीं किया इस चीज़ के लिए। और सिर्फ अपने मैनिफेस्टो में ये चीज़ लिखी गई है। बीजेपी ने भी अपने मैनिफेस्टो में 2013 में 2020 में सिलेक्शन हुए थे, उसमें लिखा था कि हम आपको 60 साल की जॉब सिक्योरिटी देंगे। जबकि आप देखते हो कि पास की गवर्नमेंट है, हरियाणा गवर्नमेंट में 60 साल की पॉलिसी दे दी, बंगाल में 60 साल की पॉलिसी रेगुलर, पंजाब में आते उन्होंने रेगुलर किया, कुछ भी बहुत सारे राजस्थान में रेगुलर हुए। लेकिन सिर्फ दिल्ली का ऐसा स्टेट है, जबकि दिल्ली एक आइडल स्टेट है, उसमें रेगुलर हो जानी चाहिए थे अब तक।
मेरा नाम कमलकांत शर्मा है। मैं दिल्ली स्टेट कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। इस बार किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने अपने एजेंडे में अभी तक तो क्लियर नहीं किया है। बाकी का पहले केजरीवाल साहब ने किया था कि हम रेगुलर करेंगे, लेकिन आज तक यथास्थिति है। और अभी भी इस बार देख रहे हैं हम कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का हमारे ऊपर कोई भी फोकस नहीं है किसी भी कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय के लिए। जबकि हम लोगों को बहुत कुछ दिया गया था कि कोरोना बैरियर्स हैं, ये है वो, लेकिन इस बार सब ने नज़रअंदाज कर दिया है। किसी भी चुनावी पार्टी में कहीं पे भी किसी भी संविदा कर्मी के लिए कोई बेनिफिट या किसी तरह का उसको आसरा देने की बात नहीं कही गई है। संविदा कर्मी शब्द बच्चों किसी भी कर्मी के लिए यूज़ ही नहीं किया है। इन्हें हमारे संविदा कर्मी कब से हैं, कितना हम सहन कर रहे हैं, हमारे भविष्य को लेके क्या कर सकते हैं, हमें रोज़गार, हम एक रोज़गार में होते हुए भी बेरोज़गारी जैसी हालत में हैं। तो ये सरकार को, किसी भी सरकार ने किसी भी चुनावी वादे में नहीं हमें बताया कि हम आपके लिए क्या करेंगे। तो मेरी सारी चुनावी पार्टियों से अपील है कि वो हमारे तरफ ध्यान दें। दिल्ली में बहुत सारे चुनावी पार्टियां आपस में लड़ रही हैं, तो मैं सभी से दरख्वास्त करूंगी कि सभी संविदा कर्मी के लिए कुछ करें, जिससे कि आपका भी वोट जो है, मतदान का योगदान हम लोग देख पाएँ और हमें भी हमारे भविष्य के लिए कुछ उपयोगिता मिल पाए। तो यही चाहते हैं कि अपनी बात हम पहले भी उठाते आए हैं अपने मन से, और अभी भी अब आगे भी चाहेंगे कि हम पॉलिटिकल पार्टियां हम लोगों के ऊपर ध्यान दें। और जिस तरह से हमने कोरोना के अंदर अपनी जान की बाजी लगाकर भी सेवा की थी लोगों की, लेकिन हमको बिल्कुल एक किनारा कर दिया गया है। वो बिल्कुल हम लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है सर। इस चुनाव देखो, हम कर्मचारी हैं, हमारे लिए तो सभी गवर्नमेंट अपनी है, हम उनका हिस्सा भी है, तो हम तो बिल्कुल उनसे डिमांड भी रखते हैं। और मैं कोशिश भी करूँगा, इस बार हम चाहते हैं कि सभी पार्टियों से कम अपने उसमें तो रख के बताओ हमको, हम भी तो तुम्हारे एम्प्लॉई हैं, तुम्हारे वोटर भी तो हम भी हैं। एक 2000 नर्सेज कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, 2000 हमारे पैरामेडिकल कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, तो वो क्या तुम्हारे वोट नहीं है क्या? 10,000 लोग बेचारे सड़क पर आने को मजबूर हो रहे हैं। क्या चाहते हैं? 20 साल बाद तुम हमसे, हमारे वालों से अभी इन लोगों ने बोला कि एग्ज़ाम दे दो, एग्ज़ाम के बेस पे हम आपको परमानेंट करेंगे। क्या 20 साल के बाद में एक फ्रेशर बच्चा क्या पॉसिबल है ऐसा कि साथ साथ एग्ज़ाम दे के पास हो जाएगा? चुनाव में हमारे लिए तो कुछ है ही नहीं इस बार, बिल्कुल भी किसी भी पार्टी की तरफ से कोई एजेंडा ही नहीं है, ना कोई पार्टी सोच रही है। उल्टा हमारी पोस्टों को आउटसोर्स पे डालने की कोशिश की जा रही है। जैसे कि ऑर्डर आ रहे हैं दिल्ली सरकार की तरफ से, आउटसोर्स कर दो, इनको भी निकाल दो, तो हमारी फैमिलीज़ का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा? क्या ये चाहते हैं कि हम लोग सुसाइड कर लें? क्या क्या चाह रहे हैं हम लोगों से ये लोग? हम देश के नागरिक नहीं है क्या? हमारे साथ मतलब दोहन क्यों किया जा रहा है? इसके साथ साथ ये जो चुनाव है, इस चुनाव के अंदर जैसे देख सकते हैं, आम आदमी पार्टी ने अपने सारे लगभग उम्मीदवार उतार दिए हैं, बीजेपी ने अधिकांश अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, कांग्रेस भी इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है। इन मुकाबलों में हर पार्टी कुछ लोगों को कैश बेनिफिट देने की कोशिश कर रही है और उनको खुश करने में लगी हुई है अलग अलग घोषणाओं के माध्यम से। लेकिन इन सारी घोषणाओं में ये कर्मचारी कहीं भी नहीं है। अब देखना है इन चुनाव परिणामों के, जब चुनाव परिणाम आते हैं तो क्या इन मुद्दों का असर होगा, या एक बार फिर दिल्ली का चुनावी शोर में बनकर रह जाएगा। और ये जो ज़रूरी मुद्दे हैं जो मानव के काम से तो जुड़े ही जुड़े हैं, इसके अलावा जो ये हेल्थ केयर वर्कर है, इनके ऊपर कई लोगों की ज़िंदगियां होती हैं। ये ओटी में काम करते हैं, लैब्स के अंदर काम करते हैं, तो एक तरीके का दिल्ली शहर की सुरक्षा, शारीरिक सुरक्षा इनके हाथ में है। अब देखना होगा इस मुद्दे पर कोई पार्टी ध्यान देगी भी या नहीं देगी। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ क्लिक। धन्यवाद।